के स्टूडेंट है। हम लोग को सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल से बोला गया था कि 1,20,000 रुपए की सीट का विज्ञापन 2025 में तैयारी 4 के लिए दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा मात्र 26,000 का ये रोस्टर क्लियर होने की बात कही गई थी, जिसका हम लोग में बहुत ही उदासी पना हुआ है। हम लोग अगर ऐसा 1,20,000 वैकेंसी नहीं आता है तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग बहिष्कार करने का ये अपना वादा किया है। स्वागत है। आज हम बिहार में शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ सोशल मीडिया कमेंट्स को जरा गहराई से देख रहे हैं। हाँ, ये टिप्पणियां खास तौर पर टीआरई 4.0 मतलब चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हैं। और ये जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल @JDUOnline को टैग करके लिखी गई हैं। तो इन कमेंट्स में आखिर चल क्या रहा है? पहली नजर में तो लगता है कि भाई ये सीधी सादी प्रतिक्रियाएं हैं, चिंताएं हैं, कुछ मांगे हैं आने वाली भर्ती को लेकर। हाँ, बिल्कुल। पर आज हम सिर्फ लिस्ट नहीं बनाने वाले। हमारा मकसद है इन आवाजों के पीछे जो पैटर्न है, जो भावनाएं हैं, शायद जो कहा नहीं जा रहा है सीधे सीधे, उसे समझने की कोशिश करना। सही कहा। ये जानना कि ये कमेंट्स बिहार के अभी के माहौल के बारे में क्या इशारे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज तो कमेंट्स देखते ही साफ है, भाई भावनाओं का उबाल है। गुस्सा दिख रहा है, थोड़ी तल्खी है, कहीं कहीं उम्मीद भी है। लेकिन सबसे ज्यादा है मांगे, और वो भी मतलब काफी स्पेसिफिक तरीके से रखी गई हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे थोड़ा दिलचस्प बना देती है। ये सिर्फ ऐसी अर्जियां नहीं है कि नौकरी दे दो। अच्छा। नहीं, इनमें भर्ती प्रक्रिया की बारीकियों पर, टाइमलाइन पर और सबसे जरूरी पिछली भर्तियों के जो अनुभव रहे हैं उन पर तीखे सवाल हैं। एक पैटर्न साफ दिखता है। लोग सरकार को जैसे उनके ही कहे शब्द, उनके दिए आंकड़े, उनके वादे, वो सब याद दिला रहे हैं। अच्छा, जैसे वो कह रहे हो कि भाई आप सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। हाँ, एक तरह से अब ठोस कार्रवाई चाहिए, सबूत चाहिए। सर, शिक्षक अभ्यर्थी 1,20,000 सीटों की मांग कर रहे हैं। सरकार बहाल कर रही है ना, किसी का पैसा ली है, नौकरी के लिए हम जमीन लिए हैं, और सबसे ज्यादा देश भर में हम ही बहाल किए हैं। ये चिंता मुक्त रखिए, सरकार खुद संवेदनशील है। 1,20,000 अरे हम कह रहे हैं कि 6 लाख हम बहाल कर दिए थे, आप वहीं टिकल है। 6 लाख गरीब मांग किए थे आप, 6 लाख गरीब आपने मांग किए थे, तो मांग सरकारें की, सरकार खुद दी है। 6 लाख शिक्षक 15 वर्ष के लालू राज में 33,000 शिक्षक बहाल हुआ था, और वो भी चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था, SDN सिंह को। ये 1.2 लाख वाला आंकड़ा, इस पर इतना जोर क्यों है? क्या ये पहले कहीं बताया गया था सरकार की तरफ से, या ये उम्मीदवारों की अपनी उम्मीद है? देखिए, ये सवाल अहम है। कमेंट से ये पूरी तरह मतलब साफ नहीं होता कि ये 1.2 लाख का आंकड़ा आया कहां से। क्या ये कोई पुरानी सरकारी घोषणा है, या कोई मीडिया रिपोर्ट थी, या फिर उम्मीदवारों ने खुद खाली पदों का कोई हिसाब लगाया है? ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से जिस जोर से ये संख्या दोहराई जा रही है, वो बताता है कि ये अब उम्मीदवारों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है, एक न्यूनतम उम्मीद, मतलब एक सिंबल बन गया ये नंबर। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक संख्या नहीं रही, ये सरकार की प्रतिबद्धता का एक तरह से प्रतीक बन गई है। और जब आर्यन पटक जैसे लोग इसे वोट से जोड़ते हैं तो ये दिखाता है कि उनके लिए ये मुद्दा कितना जरूरी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है। हाँ, ये तो साफ है। ये दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया को अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के मापदंड के तौर पर। एग्जैक्टली। तो संख्या तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन क्या प्रक्रिया पर भी उतना ही ध्यान है? निश्चित रूप से। संख्या के साथ साथ प्रोसेस की पारदर्शिता और टाइमिंग, वो भी उतनी ही जरूरी दिख रही हैं। एक बड़ा मुद्दा जो बार बार उठ रहा है वो STET से जुड़ा है, मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, मैंने भी देखा कुछ कमेंट्स में। हाँ, एक टिप्पणीकार है वासुदेव श्री कृष्ण नाम से, उन्होंने इस पर खास जोर दिया है, एक नहीं 2 कमेंट्स में। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? उनका तर्क ये है कि करीब 5 लाख उम्मीदवार STET परीक्षा या तो देने वाले हैं या दे चुके हैं, तो इसलिए TRE 4.0 की जो परीक्षा है वो STET का रिजल्ट आने के बाद ही होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इसी में सबकी भलाई है। इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? क्यों चाहते हैं उम्मीदवार कि TRE 4.0 STET के बाद हो? देखिए, इसका लॉजिक शायद अफसर की समानता और निष्पक्षता से जुड़ा है। अच्छा, अगर TRE 4.0 STET के रिजल्ट से पहले हो गई तो वो लाखों उम्मीदवार जो STET पास करके शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होंगे, हाँ, वो TRE 4.0 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओह, तो उनका चांस मिस हो जाएगा। बिल्कुल,
उनके लिए तो ये एक बड़ा मौका हाथ से जाने जैसा होगा। तो मांग यही है कि पहले पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी पूरी हो, रिजल्ट आए और फिर भर्ती परीक्षा यानी टीआरई 4.0 हो, ताकि सबको बराबर मौका मिले। हाँ, ताकि सभी एलिजिबल उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके। ये मांग प्रोसेस की तार्किकता और उम्मीदवारों के भविष्य की चिंता दोनों को दिखाती है। ये तो हुई प्रक्रिया में निष्पक्षता की मांग, लेकिन कुछ कमेंट्स का लहजा तो काफी पर्सनल और गुस्से वाला भी लग रहा है, खासकर सरकार और शिक्षा मंत्री को लेकर। हाँ, वो भी है। हीरा राम की टिप्पणी है एक, वो तो काफी सीधी और तल्ख है। हाँ, हीरा राम की टिप्पणी में निराशा और गुस्सा वो साफ झलकता है। वो लिखते हैं, ये शिक्षा मंत्री नहीं है, फेंकू मंत्री हैं। 1 साल से टिया 4 के लिए इसको 1 सप्ताह नहीं हुआ, पता नहीं कैसे शिक्षा मंत्री बन गया है। बाप रे। हाँ, और वो आगे सिस्टम पर भी सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई एक्टिव सेक्रेटरी होता तो शायद टीआरई 4 के लिए आंदोलन की नौबत ही नहीं आती। ये टिप्पणी सिर्फ एक मंत्री की आलोचना नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था के प्रति एक गहरा असंतोष और एक्शन न होने पर जो हताशा है उसको दिखाती है। ऐसा लग रहा है जैसे लोग अब देरी और ये जो अस्पष्टता है उससे ऊब चुके हैं। बिल्कुल हाँ, लगता तो यही है। और ये गुस्सा सिर्फ अभी की स्थिति को लेकर नहीं है, शायद पिछले अनुभवों से भी जुड़ा हुआ है। पुराने वादों का जिक्र भी आ रहा है बार बार। बिल्कुल, यहीं पर वो जो विश्वास का संकट है वो और गहराता नजर आता है। अच्छा, यहाँ एमडी शदाब अंसारी हैं। वो पूछते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 दिया नहीं जा रहा है, आपसे वादा 1 करोड़ का करते हैं, पहले जो वादा किए हैं पहले उसको पूरा कीजिए। अच्छा, यहाँ बीपीएससी टीआरई 3.0 का जिक्र है। हाँ, बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग जो ये परीक्षा करवाता है। तो उनका कहना है कि भी जब पिछले वादे ही पूरे नहीं हुए तो नए वादों पर कैसे भरोसा करें। सही सवाल है। ये टिप्पणी अतीत के अधूरे वादों और भविष्य की घोषणाओं के बीच एक सीधा कनेक्शन बना रही है और सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है। लेकिन क्या सारी टिप्पणियां ऐसी ही नेगेटिव हैं? आपने शुरू में कहा था कि कुछ विरोधाभासी बातें भी हैं। हाँ, एक टिप्पणी है अनायश कुमार की। वो उस माहौल में एक अलग रंग भरती है, लेकिन उसमें भी एक क्या कहते हैं पेच है। अच्छा, कैसा पेच? वो पहले तो धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि टीआरई 4 में 1,20,000 से ज्यादा पदों का विज्ञापन टाइम से पहले आया और ज्वाइनिंग भी मिल गई। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, सुनने में तो पॉजिटिव लगता है, लेकिन फिर वो एक तंज कसते हैं, अब तो आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आराम कीजिए आप लोग, अब जीत गए आप। ओह, तो ये धन्यवाद असल में व्यंग्य है या सच में संतुष्ट है? यही कहना मुश्किल है। हो सकता है वो उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हों जिन्हें नौकरी मिल गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मौजूदा हालात पर एक तरह का सटायर कर रहे हों। ये टिप्पणी दिखाती है कि शायद जमीनी हकीकत सबके लिए एक जैसी नहीं है, या फिर लोग अपनी बात कहने के लिए अब व्यंग्य का भी सहारा ले रहे हैं। हाँ, ये विरोधाभास अपने आप में एक कहानी कह रहा है। बिल्कुल, ये वाकई पेचीदा है। एक तरफ सीधी मांगे और गुस्सा, दूसरी तरफ ऐसा सार्कास्टिक धन्यवाद, और फिर राजेश रावत जैसे लोग भी हैं जो और भी पीछे जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं 2005 से कितने करोड़ नौकरियां दी। हाँ, ये सवाल तो सीधा सरकार के पूरे कार्यकाल के प्रदर्शन पर ही उंगली उठा रहा है। ये सिर्फ टीआरई 4.0 की बात नहीं रही अब। बिल्कुल नहीं। राजेश रावत का सवाल पिछले लगभग 2 दशकों का हिसाब मांग रहा है। ये दिखाता है कि लोगों के मन में सिर्फ अभी की भर्ती की चिंता नहीं है, बल्कि वो सरकार के रोजगार देने के ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर भी शक में है। एक बड़े लेवल पर जवाबदेही की मांग है ये। हाँ, एक व्यापक जवाबदेही, और यहीं से ये पूरा मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रंग लेना शुरू कर देता है। राजनीतिक रंग की बात आई तो एक टिप्पणीकार ने तो पूरा चुनावी विश्लेषण ही कर डाला है कमेंट में। हाँ, वो पीयूष नाम के टिप्पणीकार हैं। उनकी टिप्पणी तो सीधे सीधे बिहार के पॉलिटिकल फ्यूचर पर अटकलें लगा रही हैं। क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि अगर भाजपा सत्ता से बाहर होती है, अब उनका मतलब केंद्र से है या राज्य के समीकरण से, ये स्पष्ट नहीं, तो बिहार में नीतीश भाजपा गठबंधन के सारे मंत्री हारेंगे और जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर वाली है वो सत्ता में आएगी। अच्छा। और वो आरजेडी पर भी टिप्पणी करते हैं कि वो सिर्फ यादव वोट बैंक के सहारे भीड़ जुटा रहे हैं। बाप रे, ये तो पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस है। हाँ, ये टिप्पणी दिखाती है कि कैसे एक भर्ती प्रक्रिया को राज्य के जो जटिल राजनीतिक बिसात हैं उस पर एक मोहरी की तरह देखा जा रहा है। मतलब उम्मीदवारों की चिंताएं और मांगें अब पार्टियों की हार जीत के अनुमानों से जुड़ गई हैं। बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा है इन कमेंट्स को पढ़कर। तो मतलब ये मामला अब सिर्फ शिक्षा विभाग या बीपीएससी के दायरे से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री और पार्टियों के भविष्य से जुड़ गया है। लगता तो यही है। भर्ती प्रक्रिया में देरी, वादे जो कथित तौर पे पूरे नहीं हुए, वैकेंसी की संख्या, ये सब अब एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे कम और पॉलिटिकल हथियार ज्यादा बन गए। लोग इन्हें सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के परफॉर्मेंस और उनके चुनावी भविष्य से जोड़ रहे हैं।
कुशवाहा जी 2.0 की टिप्पणी का लहजा देखिए, कितनी सीधी चुनौती है। क्या लिखा है उन्होंने? लिखा है चयन 4.0 में 1.2 लाख सीटें नहीं आता है तो अगले साल आप भी आ ही जाइएगा नौकरी के लिए एग्जाम देने। अरे ये सिर्फ व्यंग नहीं है, ये गुस्से और चुनौती का मिला जुला रूप है। ये दिखाता है कि नागरिक अब खुद को सिर्फ एक याचक या अर्जी देने वाले के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि हिसाब मांगने वाले के रूप में। हाँ, हिसाब मांगने वाले के रूप में। कुछ टिप्पणियों में तो मामले और भी गंभीर लग रहे हैं, नौकरी छीनने जैसे आरोप भी शामिल है शायद। हाँ, एक अकाउंट है हेल्पिंग हैंड नाम से। उनकी टिप्पणी वाकई गंभीर आरोप लगाती है। क्या? वो कहते हैं कि बिहार सरकार नौकरी देकर नौकरी छीन भी रही है, और वो एक स्पेसिफिक उदाहरण भी देते हैं जिसमें कथित तौर पर बीटेक एमबीए डिग्री वाले अनुभवी परियोजना प्रबंधक को हटा दिया गया। ओह, वो बेरोजगार युवाओं की सेवा वापस लेने हेतु अनुरोध करते हैं। अगर ये आरोप सही है तो यह न सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि ये भर्ती प्रक्रियाओं और जॉब सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, ये तो मौजूदा भर्ती की मांगों से अलग पहले से जो नियुक्त है उनकी स्थिति पर भी चिंता जाहिर कर रहा है। बिल्कुल। और फिर रुपेश केआर सिंह की टिप्पणी है एक, जो सीधे सीधे विश्वासघात का आरोप लगा रही है। हाँ, रुपेश केआर सिंह की टिप्पणी में हताशा और विश्वास की कमी जैसे अपने चरम पर दिखती है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, झूठ मत बोलिए, अब की बार आप रिटायर हो रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि पहले ट्वीट किया गया था कि टीआरई 4.0 की बहाली जल्द होगी, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं है। वो यहां तक कहते हैं कि शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। बाप रे, झूठ मत बोलिए, याददाश्त कमजोर, ये तो बहुत सीधा हमला है। हाँ, ये वाक्यांश सीधे तौर पर सरकार या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता पर सवाल हैं। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन की कमी या शायद विरोधाभासी बयानों ने लोगों के भरोसे को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। तो इन सारी बिखरी हुई भावनाओं से भरी टिप्पणियों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो क्या बड़ी तस्वीर उभरती है। ये तो साफ है कि बिहार में शिक्षक भर्ती, खासकर टीआरई 4.0, सिर्फ एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन नहीं रह गया है। बिहार के युवाओं की उम्मीदों, उनकी निराशाओं, राज्य की राजनीतिक नब्ज और सरकार से उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं विस्फोटक मिश्रण बन गया है। जो मुख्य बातें बिल्कुल साफ उभर रही हैं वो हैं, पहला, 1.2 लाख वैकेंसी की मांग अब सिर्फ एक नंबर नहीं, एक सिंबल है जो सरकार की कमिटमेंट का पैमाना मानी जा रही है। ठीक है। दूसरा, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और लॉजिक, खासकर एसटीईटी के संदर्भ में इसकी मांग बहुत मजबूत है। ये निष्पक्ष मौके की चिंता दिखाती है। तीसरा, पिछले अनुभवों और अधूरे वादों की वजह से सरकार और सिस्टम के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा हो गया है, और इस गैप को भरना एक बड़ी चुनौती होगी। सही बात। चौथा, इस पूरे मुद्दे का जबरदस्त राजनीतिकरण हो चुका है। इसे अब सीधे वोट, चुनावी हार जीत और पार्टियों के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। और पांचवा, लोग अब चुपचाप बैठे दर्शक नहीं हैं। वो सोशल मीडिया जैसे मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, सीधे सवाल पूछ रहे हैं और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। ये टिप्पणियां वाकई इस बात का सबूत हैं कि सरकारी भर्ती अभियान, खासकर इतने बड़े स्केल पर, लोगों की जिंदगी और उनकी उम्मीदों के लिए कितने ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कैसे आज के इस इन्फॉर्मेशन के जमाने में थोड़ी सी भी अस्पष्टता या देरी एक बड़े असंतोष को जन्म दे सकती है। और वो फैलता भी बहुत तेजी से। सही कहा। ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ये दिखाता है कि नागरिक अब ज्यादा जागरूक है और संवाद चाहते हैं। हाँ, और यहीं पर सोचने के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब नागरिक सरकारी प्रक्रियाओं पर इतनी बारीकी से नजर रख रहे हों, वादों को याद रख रहे हों और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सोशल मीडिया का इतने मुखर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हों, तो सरकारी संस्थाओं के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये बढ़ावा दबाव उन्हें ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा कुशल और ज्यादा जवाबदेह बनने के लिए प्रेरित करेगा? या फिर क्या ये दबाव उन्हें सिर्फ तात्कालिक पॉपुलिस्ट घोषणाओं की तरफ धकेलेगा, जिससे लॉन्ग टर्म और ठोस समाधान शायद और भी मुश्किल हो जाएं? ये एक अहम सवाल है। हाँ, ये एक अहम सवाल है कि इस नए डिजिटल संवाद के दौर में शासन और नागरिक के बीच का जो रिश्ता है वो कैसे विकसित होगा। इस पर जरूर सोचना चाहिए।